करूँगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में वल्गैरिटी नहीं है, भोजपुरी एल्बम्स में है और ये दोनों दो इंडस्ट्री हैं, इनको जो हम मिक्स कर देते हैं और कहीं ना कहीं गलत जो भी हुआ, एक टाइम था कि मुझे डर, मेरा रूह कांप जाता, बेटा को छोड़ के मुंबई गई, मैं रोने लगती थी। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। दोस्तों, आज मैं उस सेट से आपसे जुड़ा हुआ हूं जहां मैं एज ए एडी काम भी कर रहा हूं और हमारे साथ दो बेहतरीन अदाकारा हैं जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं और मेरा जो फेसबुक पोस्ट था उससे आप देख भी चुके थे। ये हैं हमारे साथ रिंकू भारती गोस्वामी जी और ये हैं आदरणीय बीना पांडे जी। आज हम इनसे जानेंगे फिल्म के बारे में भी, इनकी फिल्मी सफ़र के बारे में भी और बाकी अन्य इनके जीवन की जो पहलू हैं उनके बारे में भी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सवाल करते हैं रिंकू गोस्वामी जी से और जानते हैं कि इनका फिल्मी सफ़र शुरू कैसे हुआ था। तो आप कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बाद जो अक्सर हम मान के चलते हैं कि बहुत संघर्ष होता है फिल्मी दुनिया में जाने में, आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी? नमस्कार, इस चैनल के जितने भी दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और देखिए, संघर्ष तो हर किसी के लाइफ में है, जो भी इस इंडस्ट्री में आते हैं फिल्मी दुनिया में, उनका तो वैसे भी संघर्ष बहुत बड़ा रहता है। बचपन से डांस करने का बहुत शौक़ था, लेकिन कभी ऐसा सोची नहीं थी कि इंडस्ट्री में जाना है या एक आर्टिस्ट बनना है, कलाकार बनना है, ऐसा कुछ था नहीं। 2013 में भौजी नंबर 1 सीज़न 5 जो एक रियलिटी शो है, वहाँ से शुरुआत की थी, वहाँ से एक्टिंग का कीड़ा लग गया। फिर उसके बाद से काम तो मिलना चालू हुआ, बट क्या है कि हिंदी में एबीपी न्यूज़ के लिए एक एपिसोड मुझे मिला एज अ लीड, तो उसमें डिक्शन के प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, अगर आपको हिंदी प्रोजेक्ट भी करना है तो आपको थिएटर सीखना चाहिए। और कुछ है इस तरीके से उन्होंने व्यंग कसा मेरी भी फ्रेंड को लेके कि मुझे बहुत घर कर गया और मैं बोली कि नहीं, मैं तो एक्टिंग सीखूंगी। और बाकायदा 3-4 साल मैं रिटेल में जॉब की, जॉब भी मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं क्लास 7 तक पढ़ी हुई हूँ और आप एक सिक्योरिटी गार्ड के भी जॉब करते हैं तो वहाँ +2 मांगते हैं। तो मेरे लिए एक जो एजुकेशन ना होने की वजह से जो संघर्ष की, एक जॉब भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था मुझे। इवन हर जगह मैं रिज्यूम बना के दी, लेकिन कहीं मुझे जॉब नहीं मिली। फिर 1-1.5 साल बाद मुझे जॉब मिला, फिर 3 साल जॉब की, फिर पैसे सेविंग की। फिर उसके बाद से मैंने 1.5 साल थिएटर किया, नाट्य कला मंच गुड़गांव दिल्ली में, राजीव चौक में है वो, मंडी हाउस में। तो वहाँ से करने के बाद फिर अब आ गया भोजपुरी में इंटरेस्टेड थी। फिर क्या हुआ कि भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी चीज़ों से मैं दूर हो गई। घर वालों या गांव वाले का ये कहना था कि आप तो अच्छा खासा कर रही थी महुआ पे, क्यों नहीं आ रही हैं, भोजपुरी करो, ये वो। तो जब लोगों से बातचीत की, दीपक सिन्हा जी थे जो फादर का भी कैरेक्टर करते हैं भोजपुरी फिल्मों में, उनसे मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में ही। रितु सिंह हीरोइन भी थी। उन लोगों ने कहा कि देखिए, कहने की भोजपुरी इंडस्ट्री है, बट आपको मुंबई जाना पड़ेगा, इसका जो मेन काम है वो मुंबई से ही होता है। फिर एक टाइम ऐसा आया, कुछ घटनाएं ऐसे घटी मेरे लाइफ में कि मुझे एक डिसीजन लेना था कि अब मुझे दिल्ली रहना है या सिवान में रहना है, या मैं जो मेरा सपना है उसके लिए मुझे मुंबई जाऊँ। तो लास्ट में फैमिली वालों का सपोर्ट हुआ और फिर मैं मुंबई आई। मुंबई आने के बाद पहली फिल्म, सेकंड हीरोइन काजल आदित्य मोहन हीरो जो है उनके अपोजिट में काम की। फिर उसके बाद से बैरी सिनुरुआ फिल्म की। फिर खेसारी जी के साथ पिक्चर मिली संजय भूषण पटियाला के रेफरेंस से, शादी हो तो ऐसी, उसमें मामी करेक्टर। तो अब इस वक्त करेक्टर आर्टिस्ट हूँ, जो करेक्टर मिलता है वो करके संघर्ष बहुत ज़बरदस्त वाला रहा है। मैं एक एक चीज़ बताऊँगी तो बहुत वक्त लगेगा, बट मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी हुआ, एक टाइम था कि मुझे डर, मेरा रूह कांप जाता, बेटा को छोड़ के मुंबई गई, मैं रोने लगती थी। तो रूममेट वगैरह बोलती थी कि क्या बात है, रो रही है, कहीं कोई अफेयर तो नहीं है, कुछ इस टाइप के उनके क्वेश्चन आते थे दिमाग में। बट बाद में पता चलता नहीं, ये तो बेटे के लिए रो रही है। आज जो कुछ भी हूँ अपने बेटे की वजह से हूँ, क्योंकि उसने 2.5 साल के जब था, जॉब भी करती थी, तो उसको मैं किसी और के यहाँ रख के जाती थी, तो वो रोने लगता था कि वहाँ पर। तो उसके वजह से क्या हुआ कि उसको मैं बोलती थी कि बेटा क्या हुआ, तो बोलते आंटी ऐसे मारती हैं पेंसिल ऐसे रख के। तो बेटा क्यों, तो जूठा गिरा देता हूँ, खाना खाता हूँ। तो हमको नहीं, जूठा नहीं गिराना, अगर तुम नहीं रहोगे तो मम्मी जॉब कैसे करेगी। तो ये सारी चीज़ें। फिर मेरा बेटा, जब मैं मुंबई में गई बहुत रोती थी, तभी मेरा बेटा समझाता वीडियो कॉल पे, मम्मी रोना नहीं है, आप ये क्यों समझती हैं कि आप शादीशुदा है, आपका बच्चा है, आप ये समझिए कि आप सिंगल हैं और यहाँ पढ़ने आई हैं। तो हिम्मत बताया उसने शुरू से। आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मैंने अपने बेटे के, सबसे पहले मेरा बेटा का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मैं उम्मीद करूंगा मेरे इस सवाल का आप बुरा नहीं मानेंगी। आपने अपना एजुकेशन 7th क्लास बताया?
हाँ जी, ये सच्चाई है। मेरे घर वाले जानते हैं, गांव वाले जानते हैं। मैंने क्लास 7 तक की, क्योंकि मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। स्कूल ना जाके मैं अपने सहेली मुन्नी सखी के यहाँ चली जाती थी और दिन भर वहाँ मुँह से तबला बजाती थी और डांस करती थी। शाम ठीक 2 बजे घर आ जाती थी। घर वालों को लगता है स्कूल गई है, मैं तो स्कूल जाती नहीं थी। और यही वजह, बहुत चाचा भी मारते थे, भैया भी। आज जो भी क्लास 7 तक पढ़ी हूँ अपने चाचा और अर्जुन भैया की वजह से पढ़ी हूँ। आज मुझे फील होता है कि काश थोड़ी बात उनके और मान लेती, पढ़ लेती, क्योंकि एजुकेशन को लेकर मुझे बहुत दिक्कत होती है। और जितना भी आज के जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी पढ़िए। इंडस्ट्री कोई भी हो, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैम का कहना बिल्कुल सही है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जवाब उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तभी झंडा गाड़ेंगे। अगर आप कम भी पढ़े हैं लेकिन अगर आप में शिद्दत है, आप में वो जज्बा है, तो आप वो सफलता, वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसकी चाहत आपको है, जैसा कि मैम ने किया है। आइए अब अगला सवाल बीना पांडे मैम से करते हैं और जानते हैं। मैम, आप बताइए कि आपके फिल्मी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? पहले तो रवा सबके प्रणाम करता नहीं। हम एगो एक्सीडेंटल एक्ट्रेस बोल सके नहीं खुद के कि और जो दू जानी बैठल बने, जब हमने दोनों जानी एकदम अलग हैं। जा वो जैसे कहा था कि हम 7 तक पढ़ल नहीं, हम MBA कैले हैं। तो रवा सबके अभी इंडस्ट्री को 2 एग्जाम्पल है जब मिलत आटे। अगर आप में टैलेंट बाटे तो आपका क्वालिफिकेशन ना मैटर करेला, चाहे वो 7th हो को चाहे MBA हो को, सक्सेस आपके मिल ही जाए। तो दोनों एग्जाम्पल जब मिल गए तो वो बात हो गई। हम सबसे पहले तो बहुत सारा जितना स्कूल बाटे पटना का बड़ा बड़ा स्कूल रहे, वो मैं एज एडमिन हेड रहनी। फिर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में रहनी एज ए क्वालिटी हेड। फिर जब हमारे कोई बिटिया भेल तो फिर पॉसिबल ना रहे कि 9 to 6 का जॉब कल जाओ। तब ओकरा बाद एगो हमू रियलिटी शो से ही इंडस्ट्री में आनी। बैक टू बैक फ़ोन आवे लागल तो अच्छा लागे लागल। और ये बंगाल से, चूँकि पैदाइश हमारे बंगाल का है, तो खून में वो कला रहबे कल शुरू से। हाँ, सब कुछ मतलब आर्ट का वाइज बंगाल से हम सब कुछ ही सीख ले रहनी। बिल्कुल, आर्ट में और कला में बंगाल बहुत समृद्ध है। जी जी जी। तो वही से हमके ढेर दिक्कत ना भइल, मौका मिलल, अच्छा लागल। हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहेला हमेशा, तो कहे ना अगर अच्छा लगा तो करा, तो बस वैसे करता नहीं। बाकी कोनो कभी दिक्कत हमके इंडस्ट्री में ना भइल। इंडस्ट्री बहुत प्यार से हमके अपना लेलस। चलिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इंडस्ट्री ने अपना लिया। वैसे बहुत से लोग हैं जो संघर्षरत हैं और शायद उन्हें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री उनको अपना नहीं रही है। नहीं, इंडस्ट्री देखिए, इस बात से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी कि इंडस्ट्री नहीं अपना रही है। कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को देखेंगे, अगर रूट कॉज अगर आप देखेंगे, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने मेहनत बहुत की लेकिन मुझे इंडस्ट्री ने नहीं अपनाया, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में अभी वो चूक है। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो इंडस्ट्री को तो चाहिए, रोज़ के रोज़ नए कलाकार चाहिए, नया फेवर चाहिए, क्यों आपको कोई मना करेगा। तो अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं या आप तुरंत ये सोचते हैं कि मैंने आज मेहनत की और मुझे कल वो ब्रेक मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता है। आपको वक्त देना होगा। यहाँ पे एक से एक दिग्गज है अभी हमारे सेट पे, जिनको 20-25 साल हो गए हैं। तो अगर इंडस्ट्री ने उनको वो ताज दिया है, अगर उन्होंने स्ट्रगल किया है और आज वो सर पे बिठाया है, तो आप भी वो समय दीजिए कम से कम, तो बिल्कुल इंडस्ट्री अपनाएगी। बिल्कुल, तो जिन्हें अभी वो मुकाम नहीं हासिल हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों में बुराई ढूंढें, आप अपनी कमियों को ढूंढें, आप खुद को परिष्कृत करें, सफलता आपको भी मिलेगी। मैं आपसे अगला सवाल ये करूंगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पे एक आरोप हमेशा से लगता है वल्गरिटी का। इससे आप कितने वाकिफ़ हैं और इसका सामना कभी आपको करना पड़ता है या आप इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, फिर से इस पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। मैं भी वही चीज़ रिपीट करूँगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में वल्गैरिटी नहीं है, भोजपुरी एल्बम्स में है। और ये दोनों 2 इंडस्ट्री हैं, इनको जो हम मिक्स कर देते हैं, और कहीं ना कहीं गलती है हमारी, नो डाउट, क्योंकि हमने एल्बम के ही लोगों को इंडस्ट्री में भी वेलकम किया हुआ है। तो जब चीज़ें मिक्स होती हैं तो एज अ ले मैन जो होते हैं, जो आम इंसान होते हैं, वो इतना नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। और ये भी सच्चाई है कि मैं सबको पकड़ पकड़ के, जैसे अभी आपको बता रही हूँ कि भाई एल्बम अलग होता है, फिल्म अलग होता है। उनके लिए भाई तुम भोजपुरी बोली, तुम भी भोजपुरी की हो, ये बोली वो भी भोजपुरी की है, जो एल्बम में कर रहे हैं वो भी भोजपुरी के हैं। तो हम लोग को वो लाइन बनानी होगी कि अगर 2 डिफरेंट इंडस्ट्री हैं तो आप डिफरेंट रहिए, या तो बहुत पतली रेखा है लेकिन वो अंतर है दोनों। हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जैसे आपने बोला वल्गैरिटी, तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम अगर कुछ सेंसुअल भी शो करते हैं ना, तो उसको वल्गर बना देते हैं। तो सेंसुअलिटी और वल्गैरिटी में ही डिफरेंस नहीं पता, तो कहीं ना कहीं वो तो देखना पड़ेगा हम लोग को। चलिए, अब आते हैं ये मूवी, जो मूवी बन रही है उसके बारे में बात करें। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल लूँगा कि अभी जितने भी क्षेत्रीय फिल्में हैं, चाहे वो साउथ की हों, चाहे अपनी भोजपुरी हो या बाकी सारी मूवी, वो बॉलीवुड से आगे तो अभी नहीं जा पाई हैं लेकिन आसपास पहुंच रही हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं।
वैसे में आप अगर भारत के स्तर पे बात करें तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री को अभी कहाँ देखती हैं और कहाँ देखना चाहती हैं? देखिए, जो स्टार्टिंग दौर थी भोजपुरी की बहुत अच्छी रही है। बीच में थोड़ा सा डगमगाया हुआ है इंडस्ट्री, बट अभी क्या है कि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि चीज़ें सुधार आ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं और धीरे धीरे सब लोग लगे हुए हैं कि एक साफ़ सुथरी फिल्में हमारी भोजपुरी समाज को दी जाए, और कोशिश है। और अच्छी अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बैक टू बैक सारी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। तो मतलब उम्मीद नहीं, विश्वास है कि सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होगा। अब साउथ के जैसे साउथ की फिल्में देखिए, हमारा क्या, जो मेरा मानना है, शायद एक होता है मटन चिकन का शॉप और एक होता है वेजिटेबल सब्जियों का, ग्रीन सब्जी जो सब्जियों का दुकान है। तो अगर क्या है, वैसे इंडस्ट्री है, वो है थोड़ा सा। यहाँ पता है कि घूम फिर के पिक्चरें 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक जाएंगे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई एकदम साउथ की तरह एकदम उसके टक्कर में आए? वो कहाँ मटन चिकन का इंडस्ट्री है, ये कहाँ सब्जी वेजिटेबल्स है, यही सच्चाई है। तो अब बाकी ये है कि फिल्में बन रही है अच्छी, और उम्मीद है कि और अच्छा है। और ये कहने वाली बात है, जिस तरह से आजकल कोई किसी का वायरल हो जाता है कुछ भी एक वीडियो, तो वो एकदम चमक जाता है सितारा, वैसे ही इंडस्ट्री कोशिश में सब लगे हुए हैं। क्या पता कब कल को एकदम हम साउथ से भी आगे जाए। हमारे वेजिटेबल्स में ही कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आए कि मतलब लगे कि साउथ वाले भी सोच में पड़ जाए कि इन्होंने कैसे कर लिया, और शायद हम लोग कर भी रहे हैं। जिस सेट पे बैठे हुए हैं वो अलग ही पिक्चर है। अब हम उसकी बात करेंगे, और ये बिल्कुल सही कह रही है मैम कि हमारे यहाँ कला की कमी नहीं है, प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, जो हमारे कंसेप्ट हैं उसकी कमी नहीं है। कमी अभी है कहीं तो बजट की, और जो इन्वेस्टमेंट है उसके जो इन्वेस्टर हैं उनके आशाओं की। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में जैसे काम चल रहे हैं, जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं, हमें भी वो सफलता मिलेगी। अब जानते हैं इस फिल्म के बारे में। आप इस फिल्म के बारे में बताइए कि बाकी अन्य भोजपुरी फिल्मों से ये जो सिंह साहब द राइजिंग फिल्म है, ये कितना अंतर है और कैसी है? ये इसलिए पहली बात तो ये एक बायोपिक है, तो इसमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है कि आप जब पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर बनने के बाद लोग उस कैरेक्टर को देख के आपसे रिलेट करते हैं। यहाँ ये कैरेक्टर ऑलरेडी है, ठीक है, उस कैरेक्टर से हम लोग को मतलब प्रेजेंट करना है कि मैं वो कैरेक्टर हूँ। उनकी पूरी फैमिली यहाँ बैठी रहती है, तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी टेक दे रहे हैं, अगर उनकी फैमिली नहीं कनेक्ट कर पा रही है, तो यानी कि आपका कैरेक्टर मर रहा है। तो डबल प्रेशर है यहाँ पे, क्योंकि लाइक जो ऑडियंस होता है बाद में आपको कनेक्ट करेगी, पहले उनकी फैमिली तो कनेक्ट करे कि अगर मैं उनके जो सिंह साहब हैं उनकी मैं माँ हूँ, तो उनके जो बच्चे हैं उनके यहाँ पे सब आए हुए हैं, वो कनेक्ट करे कि हाँ ये हमारी या है। तो जब वो हम वहाँ कनेक्ट कर लेते हैं तब लगता है हाँ चलिए भाई टेक हो गया। आज तो डबल प्रेशर है बहुत ज़्यादा। तो ये एक भोजपुरी की पहली बायोपिक फिल्म है, बहुत ही सुंदर प्रयास है, और हमारे दर्शकों को इसमें वो सभी चीज़ें मिलेंगी जो एक फिल्म में होनी चाहिए। अब अगला सवाल रिंकू मैम से करते हैं। मैम आप बताइए इसमें आपका किरदार क्या है, और आज तक आपने जितने रोल किए हैं उसमें और ये जो भूमिका आप निभा रही हैं इसमें आप कितना अंतर देखती हैं, और आपको क्या लगता है जो पहले किया है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था या ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो यही है। भाभी के तो मैं और भी बहुत सारी फिल्में में करेक्टर की, बट यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का ये कहानी है, एक ऐसी फैमिली जो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अपने जो सिंह साहब थे वो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी जिए, उन्होंने किया हमेशा दूसरों के लिए भी। और उनकी जो फैमिली है वो एक जैसे एक माला होता है, एक दूसरे में एक पिरोए हुए मोती हैं। सिंह साहब जो कुछ भी किए, कहीं ना कहीं उनका परिवार का भी बहुत सपोर्ट रहा है उनकी, चाहे वो बीवी हो, चाहे उनकी माँ हो, भाई हो या भाभी हो। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं अपने बिल्कुल अलग जा ही नहीं सकती, क्योंकि सिंह साहब की जो भाभी थी वो एक फैमिलियर है, बहुत ही अच्छी थी, हमेशा सपोर्ट संस्कार में रहना। तो वो ज़रा सा भी घूंघट भी इधर उधर जाता है तो नहीं हमारी भाभी तो ऐसे नहीं रहती थी, वो ऐसी रहती थी। और वो अभी हैं भी, अभी भाभी हैं। वो देखिए अभी भी भाभी जिंदा है, और वो कैरेक्टर मैं रंभा का कैरेक्टर कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये डिफरेंट तो थोड़ा है ही, और चैलेंजिंग में भाभी वो वाली भाभी नहीं है जो एक कमर्शियल जो भाभी होती है वो वाली नहीं है। ये भाभी एक रियल भाभी है, एक घर की कहानी है जो हम उस तरीके से दिखा भी रहे, ज़रा से भी बनावटी नहीं। जो सिंह साहब की फैमिली में जैसे लोग थे वैसे ही दिखाया जा रहा। तो ये और कहीं ना कहीं बहुत खुश नसीब हूँ, इस धरती, ये भरौली जो पावन धरती है, जो सिंह साहब जहाँ पे जन्म लिए हैं उस धरती पे मैं हूँ। और मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि उनके परिवार के एक हिस्सा हूँ, और उस हिस्सा का जो कैरेक्टर है उसको मैं निभा रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ।
आप इस फिल्म को जो भी दर्शक हमारे देखने आएंगे, अंतिम सवाल है आपसे कि उन सभी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने तरफ से या अपनी पूरी टीम की तरफ से बस ये कहना चाहूँगी कि सिंह साहब जो थे, अगर इस पिक्चर के माध्यम से हम उनको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं एक्चुअली, तो अगर आप कहीं ना कहीं इनको देखें, आप समझें, तो आप सबके अंदर एक सिंह साहब हैं। मतलब सिंह साहब, मैं सिर्फ उस सरनेम को नहीं यूज़ कर रही हूँ, यानी उनके अंदर जो क्वालिटी थी वो सबके अंदर है। संघर्ष, फिर जैसे हमने बोला, स्ट्रगल, संघर्ष सबकी लाइफ में होता है, निराश नहीं होना है। तो हो सकता है कल की डेट में आपके घर से भी कोई सिंह साहब निकले और आप लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सके। तो कोशिश करते रहिए, इस फिल्म को देखिए और मोटिवेशन के तौर पर लीजिए इस फिल्म को। कमर्शियल या एंटरटेनमेंट की तरह से मत लीजिए, एज अ मोटिवेशन लीजिए बस। आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से यही कहना है कि सिंह साहब ने जो संघर्ष किया है, वो अगर ये पिक्चर आप देखते हैं तो आपके अंदर भी एक हिम्मत मिलेगी कि भाई कैसे संघर्ष करते हैं और हार नहीं मानना चाहिए। एक आदमी जो ज़मीन पे सोता है, लैटरिन बाथरूम जो होता है उसके सामने सो के, और इतना करोड़ों लोगों का काम दे के, दुनिया बसा के एक अलग इतिहास रच के गए हैं। तो मेरा आग्रह है दर्शकों से कि जिस दिन भी ये पिक्चर रिलीज़ होगी, जिस प्लेटफॉर्म पे होगी, आप सब जाइए, देखिए। और ये पिक्चर देखने के बाद आपको खुद एक अपने आप में एक ताकत मिलेगा कि हम भी सिंह साहब बन सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी आदरणीय रिंकू गोस्वामी जी और ये वीना पांडे जी। अभी शिफ्ट शुरू होने वाला है, सबको शूटिंग पे जाना है, इसलिए इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। हम आगे भी इनसे बात करते रहेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया, सिंह साहब द राइजिंग एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको निराशा, सफलता, प्यार, संघर्ष सभी रंगों देखने को मिलेंगे। सभी रंगों को समावेशित किए हुए फिल्म है ये। तो जो भी दर्शक फेरी टाउट देख रहे हैं, वो जब मूवी हॉल में आए, कृपया आप इस मूवी को देखने जाएं। आपकी वो नज़रिया जो आपने भोजपुरी फिल्म को लेकर बनाया हुआ है, वो नज़रिया बदल जाएगा। हमारे समाज की, हमारे राज्य का, हमारे उत्तर भारतीय लोगों का जो संस्कृति है, वो संस्कृति आपको देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। तो इसी के साथ आज के इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।